तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाई ललिता में। तो गाइज, मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने 6th क्लास की जो बसंत भाग 1 है उसका पहला लेसन वो चिड़िया जो करवाया था। तो मैंने बोला था कि मैं 1 बाय 1 करके पूरा जो बुक है उसको कंप्लीट करा दूं। इसमें जो हमारी एनसीईआरटी चेंज करके आई है हिंदी की, वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पुरानी वाली एनसीईआरटी को मैं एक बार आप सभी को रफली पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये भी तो हमारी कृतियाँ है। जैसे कि वो चिड़िया जो है, तो उसके लेखक अग्रवाल जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी। तो जो क्वेश्चन आ सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना है या कौन सी नहीं है, या ये क्वेश्चन आ सकता है वह चिड़िया जो किसकी रचना है। तो इसमें हम बताएंगे केदारनाथ अग्रवाल की है। हम मानते हैं कि एनसीईआरटी न्यू में से ही क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट मैं ये जो कृतियां हैं इन सभी को रफली पढ़ा देती हूँ और इनके जो लेखक है उनके बारे में बता देती हूँ। तो आज हमारे जो दूसरा लेसन है बचपन एक संस्मरण है, इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। तो अब मैं आज ये आपको पढ़ा देती हूँ, इससे बस हमें थोड़ी स्टोरी याद हो जाएगी और हमें लेखिका का नाम याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके मैं ये सारे चैप्टर करवा दूंगी। फिर उसके बाद जो नई एनसीईआरटी आएगी उसका मैं कंप्लीट अभ्यास भी करवाऊंगी और आपको पूरा लेसन भी पढ़ाऊंगी। तो आज हमारा जो दूसरा लेसन है बचपन, उसको मैं पढ़ाती हूँ। ये एक संस्मरण है जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। इसको मैं पढ़ती हूँ। इसमें कृष्णा सोबती क्या बताती है, अपने बचपन के बारे में बताती हैं, और वो क्या क्या बताती हैं कि उनका बचपन कैसे बीतता था, किन परिस्थितियों में बीतता था, उनके बारे में उन्होंने इस लेख में बताया है। तो मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें कृष्णा सोबती जी कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। यानी कि इसमें कृष्णा सोबती बताते हैं कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई अभी, मैं आपको जो बातें बता रही हूँ इस टाइम, तो इस टाइम मैं आपकी नानी भी हो सकती हूँ, दादी भी हो सकती हूँ, क्योंकि आप तो 6th क्लास के बच्चे हैं तो बहुत कम एज है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती हूँ। फिर आगे वो बताते हैं कि परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। वो क्या बताते हैं, लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र के सियाना महसूस करने लगी हूँ। यानी कि वो कह रही है कि अब मैं अपने आप को सियाना समझती हूँ, बड़ी बड़ी महसूस कर रही हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी कि वो अब बातें बता रही हैं, तो बता रहे हैं कि जैसे कि हम अब 21वीं सदी में आ गए, तो जैसे कि 20वीं सदी के बारे में बता रही हूँ, 90 की सदी है उसके बारे में बता रही होंगी। आगे बोलती है, मेरे पहनावे ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों की तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निकर, वोकर, स्कर्ट्स, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक जो मुझे अब भी याद है, हल्की नीली और पीली धारी धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनगटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। इन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इकराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। ये उस टाइम के बारे बातें बताती हैं जो वो बचपन में थी, उसके बारे में बताती है कि हमारे जमाने में कैसा चलन था और अब कितना बदलाव आ गया है, अब मैं क्या पहनती हूँ, इनके बारे में बता रही है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे कर टंकी थी, जो यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और एक अंदर की कोटी प्लाजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। वो अपने कपड़ों के बारे में बता रही हैं। इसमें मुझे अपने मोजे और स्कॉटिंग की भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी के को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि वो बता रही है कि हमारे बचपन था, उसमें हमारे घर में नौकर नौकरानी भी रहती थी, लेकिन हमारी फैमिली वालों ने हमें सख्त मना कर रखी थी कि अपने मोजे खुद ही धो, यानी कि अपनी सॉक्स खुद धोनी पड़ती थी उन्हें।
हम बच्चे एतवार की सुबह इसी में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। वो बताती है कि संडे होता था, उस दिन हम अपने सारे कपड़े वगैरह धोते थे, यानी कि सफाई करते थे, कपड़े धोते थे, शूज के पॉलिश करते थे। बताते हम अपने जूतों को पॉलिश करके या कपड़े से रगड़ के चमका लेते थे। सर, और मुझे आज भी बूट पॉलिश करने का अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म की शू आ चुके हैं। इतना कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ भी छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कि कहने का वो ये कहना चाहती हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में जूते ऐसे होते थे कि हम पहनते थे तो हमारे छाले हो जाते थे, फफोले हो जाते थे। यानी कि आजकल बता रही कि ऐसे ऐसे शूज आ गए हैं, नए नए शूज आ गए हैं कि जो हमें बहुत ही कंफर्ट फील होता है उन्हें पहनने के बाद, वो आरामदेह होते हैं। और हमारे जमाने में ऐसे शूज होते थे कि हमारे छाले या फफोले हो जाते थे। उससे उसके आगे बताती है कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। यानी कि रुई रखते थे, क्यों रखते थे रुई? जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही फर्क हो चुका हो गया। रुई इसलिए रखते थे कि जब जूता काटने लगता था ना तो उधर रुई लगा लेते, कॉटन लगा लेते थे। इससे उनका छाला रुक जाता था, यानी कि वो दर्द होता था थोड़ा मिट जाता था। अभी आगे बता रही है कि तुम्हारे और हमारे बचपन में तो बहुत ही अंतर है। हर शनिचर को अपने ओलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली यानी कि आप बोलते ना उबाक, वोमिट होने का मन करता था उनको देखने के बाद कि आज हमें ये कस्टर्ड ऑयल पिलाया जाएगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने भी पीते वह शनिचर दवाई तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। यानी कि वो कह रहे कि हमारे बचपन में कुछ और ही हमारे शौक थे और आपके बचपन में कुछ और ही शौक हो गए हैं। तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत ही ज्यादा फर्क हो चुका है। आगे क्या कहते सोबती जी? याद रहे उन दिनों कुछ घरों में माइक्रोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। यानी कि वो बताते हैं कि हमारे टाइम में कुछ घरों में माइक्रोफोन होते थे, रेडियो और टीवी तो होते ही नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई है, सहसूत और फल से और खसखस की शरबत कोक और पेप्सी में बदल गई है। यानी कि वो बताना चाहते कि हमारे टाइम में तो भाई कचौड़ी समोसा होता था, वो तो पेटीज में बदल गया, और जो हमारी कुल्फी होती थी वो आइसक्रीम में बदल गई, और हमारे जो सहसूत और फल से या खसखस के जो शरबत होते थे वो तुम्हारी केक और पेप्सी होती है जो कोल्ड ड्रिंक, उनमें बदल गई। इनके हमारे टाइम में ये पेटीज वगैरह, कोक पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं थी। आगे क्या बताते हैं? उन दिनों कोक नहीं, लेमिनेटेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंक्सर और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मजा देने वाली होती थी। हम बहन भाइयों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लगाने की। आगे क्या कहते हैं? हमारे घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर, यानी कि वो बताती है हमारे घर के पास एक माल था, वो ज्यादा दूर नहीं था, उसके बारे में बता रही है। इस तरह कन्फेक्शनरी काउंटर की पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। यानी कि वो जाते थे माल में, तब वहाँ जो कन्फेक्शनरी का काउंटर होता था ना, उस पर जो पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती है वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, उनका मन को भाती थी। इसके बारे में बता रहे हैं। हमें हफ्तों में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी कि वो कहते हैं कि हमें डेली चॉकलेट या बाहर की चीज खाने का अलाउ नहीं था, हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीदते थे। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मजे ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल में भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। कसमल सोचकर भी मुझे मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। आज आग पर भूनने जाते हैं और छिलके उतार कर मुंह में
चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया में तब भी थी, वह आज भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनी हुई एक पुड़िया की निरा हाथ पर कमाल है। नीचे से छिरती लपटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी और चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं ले आया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को आता था। यानी कि इस लेसन में कृष्णा सोबती अपने सारे बचपन की ही यादें बताती हैं। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वही एक पुड़िया चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने के एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी कि वो बताते हैं हमारे पास चने की एक पुड़िया होती थी, उस पे हम कुछ मसाले बुरकवा लेते थे और उनको आराम आराम से मैदान में घूमते घूमते खाते थे, एक एक कर करके। यानी कि उनका फुल मजा उठाते थे। वो उस टाइम के बारे में बता रही हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिला ही होगा। आगे क्या कहते हैं सोबती जी, हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कम रत्त करके समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खुशबू खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, वो कह रही है कि जो उसका ननिहाल होता है वहाँ घोड़े हष्ट पुष्ट और खूबसूरत है। और वो कहते हैं चल उनके मेरे ननिहाल वाली बात तो मैं फिर कभी बताऊंगी तुम्हें। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने खाबू का पहाड़, उच्चा चर्च के घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता संगीत के प्रभु ईशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक से भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरा था कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट से ठीक सामने उन दिनों की दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बियों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते दिखता। एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती थी कि यहाँ गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी, मुझे कभी नहीं भूलती, मैं उसको यानी कि कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, वह मेरी आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। इसमें बता रही है कि जो उसके टाइम में मतलब कि तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी भी आ गई थी। वो बताते हैं कि हमारे टाइम में कभी कभी हवाई जहाज भी दिखाई देते थे। सभी बच्चे बाहर आकर सोचते बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है जो पंख फैलाकर देखता है, हमें बहुत मजे आते थे। और वो बताती है कि उधर एक डॉक्टर की दुकान थी, वो दुकान मुझे हमेशा याद रहती क्योंकि वहां मैंने चश्मा बनवाया था। और वो अपने डॉक्टर के बारे में बताती कि वो डॉक्टर अंग्रेज था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहराती रहती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि वो कहती कि मुझे अटपटा लगता था जब मैंने पहली बार चश्मा लगाई, सभी छोटे बड़े बच्चे सभी मेरी तरफ देखते थे। वैसे डॉक्टर साहिबा का पूरा आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप की उसकी जिम्मेदार हूँ। यानी कि वो कहती है कि जो मेरा चश्मा लगे मैं उसकी खुद ही जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि वो बताते हैं कि मैं दिन में काम नहीं करती थी, सूरज की रोशनी में रात को टेबल लैंप पे काम करती थी, तो इससे मेरे आंखों की रोशनी कमजोर हो गई और मेरे को चश्मा लग गई। यानी कि इसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगा था तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आगे क्या बताती है सोबती जी अपने बचपन के बारे में। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझ दूर की
यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि वो बताती हैं कि मेरा एक चचेरा भाई मुझे क्या बोलता है, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि उसको अपने चाचा का लड़का जो चिढ़ाता था, उसे बोलता था ऐसे, उसके बारे में बताती है वो मुझे क्या बोलता था। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। अच्छा, आगे क्या कहती है, जब वह चाय पीकर चले गई तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। चश्मा जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों की शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की चश्मा पहनी मैंने कई रंगों की जमा कर ली। यानी कि चश्मे के बारे में बता रही है कि मैंने कई रंगों की चश्मा जमा की। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। यानी कि शोभित अपने बचपन के बारे में बताती, हिमाचल में रहती थी तो वहाँ के बारे में बताती है कि मेरे पास कैसे कैसे कपड़े थे, मेरे पास कैसे कैसे शूज थे, मेरे पास कैसे कैसे रंग के चश्मे थे, कैसे कैसे रंग के कपड़े थे, वो इन के बारे में बताती है। तो इस लेसन में आज हमने यही पढ़ा कि सोबती के बारे में। बस अब हमारी पुरानी एनसीईआरटी है तो इसका हम मेनली यही याद रखेंगे कि जो बचपन संस्मरण है ये किसके द्वारा रचित है, यानी कि इसके लेखक का या लेखक कौन है, तो हम इसको बताएंगे। बचपन है ये कृष्णा सोबती का एक संस्मरण लेख है। चलो आज का हमारे क्लास को हम यही रोकते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरी क्लास में कहीं गलती हो तो मुझे माफ करना, बिकॉज कि मैं पहली बार या दूसरी बार क्लास ले रही हूँ, नई नई क्लास लेने लगी हूँ, तो धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बनता जाएगा और हमारी क्लास में सुधार होता जाएगा। बट मैं आप सभी को बताती हूँ, एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अगली क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए